दोस्तों, आज हम उपस्थित हैं मेरठ के क्रिस्टल होटल में। यहाँ पर हम एक काम के सिलसिले में आए थे, तो हमको ये जानकारी प्राप्त हुई कि यहाँ पर एस एन त्यागी जी हैं ये, और बिरला पब्लिक स्कूल में डीन हैं। तो हमने इनसे अनुरोध किया इंटरव्यू के लिए और इन्होंने हमारी बात को मान लिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो हमें आपसे ये बात करनी है कि आपके जो कॉलेज में जो पूर्व स्टूडेंट्स हैं वो कौन कौन हैं जो काफ़ी उनका परफॉर्मेंस अच्छा है और उनका नाम है। देखिए, पहले तो बात यह है कि परफॉर्मेंस के लिए तो आपके सामने लिस्ट है जी, और आप इसको पढ़ सकते हैं अपने आप ही। तो फेमस पर्सनालिटी है जनरल वीके सिंह, जनरल वीके सिंह जी जी, एंड विनोद रॉय, कैग ऑफ इंडिया, कैग ऑफ इंडिया। और आप देख सकते हैं विवेक चंद सहगल जी, है ना, ग्रुप चेयरमैन SMI लिमिटेड, हाँ SMI लिमिटेड। और ये मिस्टर पीयूष रंजन, वाइस प्रेसिडेंट गूगल इंडिया। तो मीन्स यू कैन सी द मैनी पर्सनालिटीज दे गॉट स्टडी फ्रॉम माई स्कूल, मैनी पर्सनालिटीज ऑफ इंडिया। और जनरल वीके सिंह को तो कौन नहीं जानता। हाँ, इनको तो सभी फेमस हैं। ये MP फ्रॉम जम्मू बिहार। अच्छा, ये भी है मिस्टर अरुण भारती, जी हाँ, मिस्टर सचिन रहार, जी हाँ, ये लेटेस्ट IAS है। माधव गुप्ता UPSC एग्जाम के एयर 132। यस, ठीक है। और ये प्रेसिडेंट एंड CEO बे, ये क्या है, सैन फ्रांसिस्को में है ये, डॉक्टर जॉर्ज जैकब। जी हाँ, तो ये सब आपके स्कूल से ही पढ़े हुए हैं? सब स्कूल से पढ़े हुए हैं, लेकिन ये तो एक मान लो हमने एक बहुत छोटा वो किया जी। तो स्कूल 1944 से बना हुआ है जी। और अब मैं आपको एक हिस्ट्री बता देता हूँ 1944 की हिस्ट्री, कि जो बहुत फेमस उस टाइम की एजुकेशनिस्ट थी मारिया मोंटेसरी, उन्होंने 1944 में आके स्कूल को स्टार्ट किया था। जो बोलते हैं ना मोंटेसरी स्कूल, तो उन्होंने ये स्टार्ट किया था 1944 में बिरला जी के कहने पर, GD बिरला जी के कहने पर। लेकिन चलो, ये तो इसका मतलब स्कूल काफ़ी पुराना है आपका। लेकिन अभी अगर मैं पिछले कुछ सालों की बात करूं तो उसमें कोई है जो कोई रिकॉर्ड है आपके स्कूल का जो एकेडमिक और स्पोर्ट्स से रिलेटेड? देखिए, पहले तो ये IAS देख लीजिए आप, ये रहार और ये माधव गुप्ता, ये तो लेटेस्ट ही हैं। और एक पेरेंट मेरे सामने बैठे हैं पवन गुप्ता, ये पवन भारद्वाज जी, और इनका जो बच्चा, इनके 3 बच्चे वहाँ से पढ़े हुए हैं और ये मेरे से मिलने आए स्पेशली। 3 बच्चे उनके वहाँ से पढ़े हुए हैं। एक तो इनका बच्चा मेजर है और एक यहाँ से हमारे स्कूल से पढ़ने के बाद उसने एमटेक किया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से, और वो PhD इंडिया से करेगा, बल्कि परसों लेने ही जा रहे हैं। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि जनरल वीके सिंह, जब वो जनरल थे, वो एज ए चीफ गेस्ट ही केम इन आवर स्कूल, राइट। तो वो जिस हॉस्टल में रहते थे जनरल वीके सिंह, उसी हॉस्टल में पवन भारद्वाज जी का बच्चा भी रहता था। अच्छा। और NCC में वो कमांडर था, उसी ने इनको जनरल वीके सिंह को रिसीव किया था। और मैं लकी इस वजह से था कि मैं हॉस्टल का इंचार्ज था। तो ये तो सामने बैठे हैं आपके, जो जिनके 3 बच्चे वहाँ जो अभी बात करेंगे इनसे। हाँ, ठीक है। और ये जो अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि आजकल अगर मैं यहाँ के जो डे स्कूल हैं अगर उनकी बात करूँ तो कहीं ना कहीं जो ड्रग एडिक्शन काफ़ी स्कूल लेवल पे काफ़ी परेशानी का विषय बना हुआ है आजकल। तो अगर आपके जो स्कूल है वहाँ पर आप क्या स्टेप लेते हैं इन चीज़ों से बच्चों को बचाने के लिए? देखिए, मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, ड्रग्स की तो बहुत दूर की चीज़ है जी। आजकल एक और वो चल रहा है वैप सिगरेट, उसका पता ही नहीं लगता, उसकी स्मेल अलग आती है, वो कहीं भी अवेलेबल हो जाता है। तो मैं यहाँ के लोकल या डे स्कूल की बात नहीं करना चाहता कि भाई ड्रग्स है क्या है। आई डोंट वांट टू गो इन दैट कैटेगरी, आई वांट टू इन्वॉल्व माई सेल्फ देयर, आई डू नॉट नो। लेकिन मैं आपको इसको राइटिंग में दे सकता हूँ कि 99% हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। 1% तो देखो मैं छोड़ सकता हूँ भाई, 1% तो आई कैन नॉट, बट 99% इट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल इन माई स्कूल। रीज़न क्या है उसका? एक तो वहाँ के जो लोकल एम्प्लॉय हैं जो भी है, वो एक तो बिरला जी के लॉयल है, GD बिरला जी के लॉयल है। दूसरी बात ये, हमारे यहाँ गेट से ही चेकिंग स्टार्ट हो जाती है। और तीसरा ये कि वहाँ पर एक पत्ता भी जो है ना, स्कूल से पत्ता भी एक बाहर नहीं जाता हमारे वहाँ। पत्ते का मतलब ये है कि कोई इलीगलिटी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। और चौथी बात आपको बताता हूँ कि वहाँ का जो सॉइल है ना, जो मिट्टी है, उसमें ईमानदारी भरी पड़ी, उसमें एक प्योरिटी है। तो इसलिए इसको तो भूल ही चाहिए कि हमारे यहाँ कोई इस टाइप की नशेड़ी कोई चीज़ होती होगी। ड्रग्स तो बहुत दूर की चीज़ है। मैं तो एक मामूली वेब सिगरेट की भी बात कर रहा हूँ, जो आजकल पता ही नहीं लग पाता बच्चों को, जो हम सुन रहे हैं, तो वो तो बहुत दूर की चीज़ है। ये तो मैं लिख के दे सकता हूँ कि 99% नहीं है।
आज हम मेरठ में हैं। आप ये बताइए कि मेरठ में कितने स्टूडेंट्स हैं जो आज की तारीख में वहाँ पे पढ़ रहे हैं? देखिए, आपको बताता हूँ, मेरठ पहले पास्ट हिस्ट्री की मैं बात करूँ, पास्ट हिस्ट्री में यह है कि मुझे लगता है कि जो हमने लेटेस्ट अपना डेटा देख रहे थे अभी हम लोग, क्योंकि हर एक से हम कांटेक्ट नहीं कर पाते, जी। है ना, कुछ नॉन होते हैं जिनसे हम कांटेक्ट करते हैं, लेकिन अधिकतर मेरठ के जो पेरेंट्स हैं या बच्चे हैं वो मुझे जानते हैं, और वो जानते हैं पवन भारद्वाज जी की वजह से। अब जानने लगे सौरभ जी की वजह से, वो बैठे हैं जो उनके वो हैं यहाँ पर। तो पास्ट में मुझे लगता है कि जो मेरे सामने बच्चा करीब 150 से 200 बच्चा यहाँ से पढ़ के जा चुका है, और अभी प्रेजेंट में 10 से 12 बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं। तो कैसा एक्सपीरियंस है पेरेंट्स का? पेरेंट्स का एक्सपीरियंस आप पास्ट वालों से पूछो जो बैठे हुए हैं, अच्छा, जो मेरे से मिलने आए हुए हैं, और जो प्रेजेंट है जिनके 2 बच्चे पढ़ रहे हैं, आप उनसे पूछ लीजिए, उनकी मदर भी बैठी। चलो थोड़ी सी इनसे बात कर लेते हैं हम लोग। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम सौरभ कुमार है। तो आप मिलने आए थे डीन हाँ, सर से हमारी मुलाकात होती रहती है, और स्कूल में भी इनका सपोर्ट मिलता रहता है। तो जब कभी ये आते हैं और हम फ्री होते हैं, वैसे भी सैटरडे है, तो हम यहाँ पे इनसे मिलने आ गए थे। तो प्रेजेंट में आपके बच्चे वहीं पढ़ रहे हैं? हाँ जी, मेरे 2 बेटे हैं। एक 6th में चला गया था, वो 9th में है। दूसरा 5th में चला गया था, वो अभी 6th में आया है। तो आप थोड़ा अपना एक्सपीरियंस बताइए, अनुभव बताइए कि कैसा रहा है इस देखिए, अनुभव ये था कि जैसे आप अभी बात कर रहे थे त्यागी जी से, तो आपने कहा यहाँ के डे स्कूल्स में और बोर्डिंग स्कूल्स में जो डिफरेंस है, वो हमने जो देखा एज अ पेरेंट, हमने ये देखा कि जैसे मैं जॉब पे चला जाता हूँ, वाइफ घर में रहती है, बच्चे जब बड़े होने लगते हैं तो फिर एक टाइम ऐसा आता है कि उसके बाद बच्चे बाहर निकल के क्या कर रहे हैं, इवन घर में भी क्या कर रहे हैं, उसका आइडिया नहीं लग पाता। तो जब बोर्डिंग स्कूल में हमारे बच्चे गए हैं दोनों के दोनों, तो हमें उनको उनकी तरफ से कोई चिंता नहीं है, ना एजुकेशन को लेकर के है, ना उनकी सेफ्टी को लेकर के है, ना ही उनके संस्कारों को लेकर के है। और हम निश्चिंत है इस चीज़ को लेकर करके कि जिस स्कूल में हमने डाला है, क्योंकि देखिए हमने बहुत पहले ही ये डिसाइड कर लिया था, जैसे ही हमारे बच्चे पैदा हुए तो हमारे मन में पहले से ही था कि हम इनको एजुकेशन इस तरह से देंगे कि ओवरऑल डेवलपमेंट इनका हो, कि सिर्फ एजुकेशन नहीं, सिर्फ एकेडमिक्स नहीं, फिजिकल भी, इमोशनल भी, सोशल डेवलपमेंट भी, ये भी आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारी जनरेशन में तो थे, लेकिन अब की जनरेशन और खासकर कोरोना के बाद से जो जनरेशन है बहुत ज़्यादा बाहर नहीं निकलती है या सिर्फ एजुकेशन में ही लगे रहते हैं। तो बच्चे का जो ओवरऑल डेवलपमेंट है, एक साइकोलॉजिकल, इमोशनल, फिजिकल डेवलपमेंट, वो उसका हो नहीं पाता, अपने यहाँ रह करके हो नहीं पाता। उस तरह का माहौल अब रहा नहीं है कॉलोनियों में जहाँ पे हम लोग रहते हैं, और स्कूल में ही बच्चे कुछ घंटे ही रहते हैं, उसके बाद घर आ जाते हैं। और इनके डिस्ट्रैक्शंस इतने ज़्यादा हैं घर पे, फ़ोन हो गया, इंटरनेट हो गया, टीवी हो गया, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस हैं, और इतनी एनर्जी बच्चों में होती है कि उसको हम कैसे यूटिलाइज़ करें, ये बड़ा चैलेंज है। तो जैसे हमने बोर्डिंग में डाला, तो पहले सोचा हुआ था कि हम इनको बोर्डिंग में डालेंगे, और हम लोगों ने शुरू से ही अपना एक सर्वे सॉर्ट ऑफ हमने शुरू रखा, और हम लोगों से पूछते रहते थे। इवन हमने करीब 15-16 स्कूल्स भी हमने विज़िट किए फिजिकली जा करके। उत्तराखंड के बहुत सारे बोर्डिंग स्कूल्स हैं, वो हमने विज़िट किए। हमने हरियाणा के भी बोर्डिंग स्कूल्स विज़िट किए, हम लोग राजस्थान के भी बोर्डिंग स्कूल्स हमने विज़िट किए। और सब कुछ सोचने समझने के बाद और देखने के बाद हमें अल्टीमेटली जो बिरला पब्लिक स्कूल पिलानी है, विद्या निकेतन जिसको कहते हैं, वो हमें ओवरऑल एज अ पैकेज सबसे बेस्ट लगा। वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ का वेदर कंडीशंस, उसका कैंपस बहुत बड़ा कैंपस है, सबसे ज़्यादा उसमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, बड़ी ओपन और अच्छे हॉस्टल्स हैं, उनके स्कूल्स बड़े अच्छे हैं, टीचर्स बहुत पुराने एक्सपीरियंस्ड और डेडिकेटेड टीचर्स हैं वहाँ पे, और 1944 का बना हुआ स्कूल है। तो आप देखिए कितना एलुमनाई बेस कितना स्ट्रॉन्ग हुआ इसका, इसके पढ़े हुए बच्चे पता नहीं कहाँ कहाँ होंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और वो पिलानी को डिल्लाज ने एक एजुकेशन हब ही पूरा का पूरा बना दिया, तो पिलानी अपने आप में एक ब्रांड है। तो ये सब देखते हुए हमने पहले बड़े बेटे को डाला, और उसका फीडबैक अच्छा दिखाई दिया, तो हमने छोटे को भी फिर वहीं पे डाल दिया। क्या करते हैं आप? मैं एक प्राइवेट कंपनी है FMC इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, उसमें जोनल बिजनेस हेड हूँ। मेरी थोड़ी ट्रैवलिंग जॉब भी रहती है, करीब 10-12 दिन मेरे ऐसे होते हैं महीने में जब मुझको आउट ऑफ स्टेशन ट्रैवल करना पड़ता है। मेरे पास वेस्ट यूपी, सेंट्रल यूपी, उत्तराखंड का एरिया है, तो मेरी वाइफ अकेली रहती है। तो ये भी एक रीज़न था कि हालांकि ये शी इज़ हाउस वाइफ, लेकिन फिर भी बच्चों को थोड़ा संभाल पाने के लिए पेरेंट का ना होना, फादर का ना होना, एक थोड़ा सा इशू रहता है कई बार जब नहीं होते तो। और जब बच्चे बड़े होने लगते हैं 10-12 साल की उम्र के बाद, फिर चैलेंजेस बहुत कई तरीके के आते हैं, जो कि कई बार घर में खुद को पता भी नहीं होता बच्चा क्या कर रहा है,
और बाद में पता चलता है, तो वो सब चीज़ों से हम निश्चिंत है वहाँ पे। अच्छा, आपसे बात हो गई, आप बताइए, आप खुश हैं? बच्चे सर। तो आते हैं मिलने कभी कभी? जी हम पूरी तरह से निश्चिंत हैं अपने बच्चों की तरफ से। सेफ्टी सिक्योरिटी हो गई, हेल्थ हो गई, उनके संस्कार को लेकर के हम बिल्कुल निश्चिंत हैं। जब मेरा छोटा बेटा, बड़ा बेटा तो वैसे सिंसियर ही है, जब छोटा बेटा मेरा हॉस्टल में गया था तो मुझे डर था कि वो अपने कपड़े कैसे मैनेज करेगा, अपनी अलमारी को मैनेज करना, अपने शूज़ क्लीन करना, क्योंकि घर पे तो हम कुछ बच्चों को देते नहीं थे ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जब वो वहाँ पे गया तो वो इतने अच्छे से मैनेज किया कि हाउस मेट्रन जब मैं मिलने के लिए गई उनको, तो उन्होंने बोला कि बहुत अच्छे से कर रहा है। तो मुझे अपने अंदर निश्चिंत हो गई कि हमारा बच्चा अच्छी जगह पे है और उसको संस्कार भी अच्छे मिल रहे हैं और वो अच्छी पढ़ाई भी करेगा। वैसे प्राचीन काल से हमारी जो भारत की जो सभ्यता रही है वो यही रही है कि बच्चों को 25 साल तक पढ़ने जाना होता है, वो बाद में आते हैं। जी सर। तो कहीं ना कहीं ये उसी प्राचीन बिल्कुल। है ना? जी बिल्कुल। चलो, ये एक और पेरेंट हैं। और सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम पवन भारद्वाज है और मैं मेरठ का रहने वाला हूँ। सर, क्या करते हैं आप? मैं सरकारी सेवा से अभी नवंबर में सेवानिवृत्त हुआ हूँ। मैं मेरठ विकास प्राधिकरण उत्तर प्रदेश सेवा में इंजीनियर, सिविल इंजीनियर के पद से रिटायर्ड हुआ हूँ। तो आपके बच्चे बोर्डिंग स्कूल से निकल चुके हैं या पढ़ रहे हैं? हाँ, मेरे बच्चे जो हैं करीब 4 साल पहले स्कूल से निकल चुके हैं। तो कैसा अनुभव रहा आपका? स्कूल के अनुभव के बारे में बताऊंगा तो जब 2005 में मैं स्कूल में, मुझे किसी ने कहा कि आप एक स्कूल की विजिट करके आइए, बिरला पब्लिक स्कूल पिलानी में। तो मैं पिलानी पहुंचा, तो मैं स्कूल को जस्ट बस विजिट करने गया था और मेरा कोई ऐसा विचार नहीं था कि बच्चे को बोर्डिंग में डाला जाएगा। तो मैं वहाँ घूमा, स्कूल में मिला। फिर मैं स्कूल में प्रिंसिपल सर से जब मिला तो मैंने उनसे एक क्वेश्चन किया कि सर, आप बच्चे को मेडिकल में जाने के लिए या IITian बनाने के लिए क्या एक्स्ट्रा सपोर्ट करते हैं? तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे बच्चों को IITian या डॉक्टर्स नहीं बनाते, हम यहाँ एक सभ्य नागरिक बना के समाज को देते हैं। अगर आपके बच्चे को सभ्य नागरिक बनाना है तो आप इस बच्चे को यहाँ स्कूल में डाल सकते हैं, क्योंकि शिक्षा तो सब जगह है और अच्छी शिक्षा है। हर शहर में अच्छे स्कूल हैं, अच्छे कॉन्वेंट स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल हैं जो अच्छी शिक्षा और एकेडमिक शिक्षा देते हैं। तो ये मुझे उनका विचार अच्छा लगा और मैंने अपने बड़े बेटे को। क्या कर रहे हैं वो आजकल? हाँ, बड़ा बेटा मेरा 2013 में पास आउट हुआ, 12th करी उसने, और उसके बाद उसने IITian का एग्ज़ाम दिया और NDA का एग्ज़ाम दिया। तो दोनों एग्ज़ाम में वो सक्सेस रहा, लेकिन उसने कहा कि मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ और उसने IIT छोड़कर इंडियन आर्मी ज्वाइन करी और आज वो मेजर के पद पर देश को सेवा दे रहा है। तो ये थे भारद्वाज जी। और मेरा छोटे बेटे के बारे में बता देता हूँ। फिर जब मैंने वहाँ पर का एक माहौल देखा, वहाँ की ईमानदारी, वहाँ के स्टाफ का समर्पण का भाव देखा, तो फिर मैंने छोटे बेटे को भी वहाँ एडमिशन कराया। और मेरा छोटा बेटा सिम्बायोसिस से बीटेक करने के बाद आज US से उसने MTech करके वहाँ जॉब कर रहा है। लेकिन उसने कहा कि अपने माता पिता को कि मैंने जो भी कमाया है इस धरती से, मैं उसको धरती में ही सर्व करूँगा। तो वो भारत को मैं अपनी सेवाएं देना चाहता है। तो अगले महीने वो अपना सारा पैकअप करके इंडिया में आ रहा है और वो जो भी सेवाएं देगा वो उसका कहना है जैसा भी देश है मेरा देश है। अभी उसको सब राय दे रहे हैं कि आप वहीं सेटल होइए, लेकिन उसने कहा है कि नहीं, क्योंकि उसके संस्कार ऐसी जगह से हैं कि मेरी धरती मेरा देश, तो वो वापस आ रहा है। और उसके बाद मेरा भतीजा स्कूल में गया और वो अभी SRM चेन्नई से बीटेक कर रहा है और बहुत सभ्य एक प्राणी हैं। मेरे तीनों बच्चे बहुत सभ्य और ईमानदार और ऑनेस्टी उनकी जड़ों में है। उनको पानी ही ऑनेस्टी का दिया गया है और वो समाज में एक अच्छे नागरिक का रोल अदा कर रहे हैं। तो इन्होंने बहुत अच्छा अनुभव बताया। बच्चे खूब एजुकेटेड हो गए हैं, विदेशों में पढ़ रहे, एक बच्चा विदेश में है और एक बच्चा यहाँ पर सेवा कर रहा है, वो भी आना चाहता है। तो आने में और जो बच्चे हैं जो अभी छोटे हैं, मैं उनके अभिभावक, उनके गार्जियन से एक बात जरूर कहूँगा कि अभी अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम हैं तो अपने बच्चों को बोर्डिंग में डालिए। और बोर्डिंग में भी मैं खासकर कहूँगा बिरला पब्लिक स्कूल विद्या निकेतन में उसका एडमिशन कराइए। 10 साल बाद आपको वो पेड़ जो है, जो बीज है, वो पेड़ बन के समाज में आएगा और आपको बताएगा कि आपने जो पौधा लगाया था उसका क्या फल है। अच्छा, मेरी पेरेंट्स से भी बात हुई तो
लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि थोड़ा मेरठ वालों को कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट भी होता है नहीं? देखिए बिरला जी के यहाँ पूरी ईमानदारी होती है, जी। वहाँ एक पैसे का भी लेन देन नहीं होता है किसी भी हिसाब से। ईमानदारी का एडमिशन होता है, क्योंकि वो ईमानदारी एक ऑनेस्ट प्लेस है। वहाँ की सोयल में एक ईमानदारी, एक मिट्टी में एक ईमानदारी है, तो वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। जो फीस है वो फीस है, उसमें कोई मतलब किसी के लिए कोई छूट नहीं है। बच्चों के लिए स्कूल में क्या क्या फैसिलिटीज हैं? देखिए अगर आप उसका डे स्कूल से कंपैरिजन करेंगे जी। तो डे स्कूल में क्या होता है, मैं दोनों का रूटीन आपको बताता हूँ। डे स्कूल में क्या होता है कि बच्चा सुबह 7:30 बजे स्कूल जाएगा, 1:30 बजे वापस आता है, और उसके बाद वो उसके पेरेंट्स उसको या तो ट्यूशन में भेजेंगे, या बच्चा ट्यूशन में जाके मोबाइल या उसमें लैपटॉप वगैरह में बिजी रहेगा, टीवी में बिजी रहेगा, है ना। लेकिन बोर्डिंग स्कूल का रूटीन बिल्कुल डिफरेंट है। बोर्डिंग स्कूल में हम जो है बच्चे को सुबह 5 बजे उठा देते हैं, और उसके बाद बच्चा थोड़ा फ्रेश होता है, और फ्रेश होने के बाद करीब मैं समर की बात कर रहा हूँ, 5:45 से लेकर 6:15 तक, अराउंड 6:20 तक वो रिग्रेस उसकी पीटी होती है फिजिकल फिटनेस के लिए। फिर बच्चा अपना नहाने जाएगा, ही विल टेक बाथ, उसके बाद बच्चा ब्रेकफास्ट करता है। ब्रेकफास्ट के बाद 1:30 तक उसका स्कूल है जी। और 1:30 के बाद 1 घंटे का वो लंच करेगा, करीब अराउंड हाफ एन आवर 45 मिनट, और उसके बाद उसका 1 घंटे का रेस्ट है। और 1 घंटे के रेस्ट के बाद उसका एक सेल्फ स्टडी का टाइम होता है। वो सेल्फ स्टडी का टाइम क्या होता है, उसमें हमारे टीचर्स लोग जाते हैं और वो देखते हैं, सब्जेक्ट वाइज टीचर जाता है और उसको गाइड करता है, उसको पढ़ाता है, ठीक है, जो वीकनेस है उसकी दूर करता है ताकि लर्निंग गैप उसका खत्म हो जाए। उसके अलावा भी अगर मान लो बच्चा फिर भी कोई बिलो एवरेज रह जाता है तो उसकी रेमेडियल क्लासेस होती है, क्योंकि 24/7 आवर्स बच्चा हमारे पास है। और सबसे बड़ी बात यह कि बच्चा मोर देन 9 मंथ्स ही इज स्टेइंग विद अस, तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? हम ही लोग तो लेंगे, पेरेंट्स थोड़ी लेगा, है ना। डे स्कूल में तो बच्चा ट्यूशन जा रहा है, इधर उधर जा रहा है, और फिर उसके बाद जब वो सेल्फ स्टडी कर लेगा फिर रिगरस 1.5 घंटे गेम होता है। और गेम जो 1.5 घंटे का होता है उसमें मैं वैसी बात तो करता नहीं भाई, क्या कि आप फिर मुझे कहेंगे सर आपके यहाँ ऐसा नहीं, क्यों पेरेंट्स भी यहाँ बैठे हुए हैं। हमारे हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग ये तो कंपलसरी है, क्रिकेट, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, रॉक क्लाइंबिंग, ऐसी क्या चीज़ है, शूटिंग सॉरी आर्चरी, ऐसी क्या चीज़ नहीं तो हमारे अवेलेबल नहीं है। असल बोर्डिंग स्कूल में अगर देखा जाए तो हमारी एक्चुअल ड्यूटी स्टार्ट होती है 1:30 के बाद। तो 1:30 के बाद बच्चा हाउसेस में रहता है ना। 1:30 के बाद हमारा स्टार्ट होता है सारा एक्टिविटीज़, चाहे म्यूजिक हो, चाहे ड्राइंग हो, चाहे पेंटिंग हो, सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आफ्टर स्कूल स्टार्ट होती है। और उसमें हमारे टीचर्स का, हमारे स्पोर्ट्स टीचर का, जो हमारे ड्राइंग टीचर, हमारे पेंटिंग टीचर है ना, वो वेल क्वालिफाइड है, वो उनको दे लुक आफ्टर होता है। चलो ये तो स्पोर्ट्स की और फिजिकल फिटनेस की बात हो गई। अगर हम संस्कार की बात करें तो उसमें आप? संस्कार का तो ऐसा है, मैं आपको बताऊं कि मैंने ऑलरेडी आपको बोल चुका हूँ कि वहाँ के ये क्वेश्चन, मैं सॉरी टोक रहा हूँ आपको, मेरा क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि आजकल जो है, जो अगर मैं जैसे आजकल बच्चे डे स्कूल में पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं संस्कारों की कमी हो रही है, तो इसीलिए मेरा एक क्वेश्चन आया। क्योंकि बोर्डिंग स्कूल है तो बोर्डिंग स्कूल में सबसे माता पिता की यही चिंता रहती है, तो उसके लिए आप क्या स्टेप लेते हैं? देखिए उसके बताओ, हम बच्चों को इतना टाइम ही नहीं देते गलत सोचने का। उसको हम इतना टाइम कहाँ देते हैं, सिर्फ मॉर्निंग टू नाइट हम उसको टाइम कहाँ दे रहे हैं। दूसरा ये कि उसमें कई सारी चीज़ें ऐसी हैं, मैं आपको बताऊं कि हमारे हर एक फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है। हम जन्माष्टमी भी सेलिब्रेट करते हैं बच्चों के साथ, हम रक्षाबंधन भी करते हैं, हम गुरु नानक जयंती भी मनाते हैं, हम ईद भी मनाते हैं, सब फेस्टिवल। तो उसमें क्या होता है कि एक जगह हमारे यहाँ गोदली है, गोदली, उसमें सारे बच्चे शाम को कलेक्ट होते हैं और उसके बाद उस पर बच्चे उसके ऊपर टॉपिक पे कोई ना कोई लेक्चर देते हैं और टीचर भी लेक्चर देते हैं वहाँ पर। तो बच्चे को संस्कार तो इतना भर देते हैं कि उसके अंदर कि वो उन संस्कार को कभी भूलता ही नहीं है। और मैं आपको कुछ एग्जांपल ऐसे देना चाहता हूँ, संस्कार की आप बात कर रहे हैं। मेरे एक फ्रेंड है यहाँ पर, मेरठ में रहते हैं यहीं पर, वो बचपन से मेरे दोस्त हैं। तो उनका बच्चा जब वहाँ पर गया तो उन्होंने मेरे से कहा कि भाई इसको थोड़ा स्मार्ट और एक्टिव बनाना है, और थोड़ा सा बच्चा जो है मतलब मिस कर रहा है कुछ चीज़ों को, एटिकेट मैनर्स को। लेकिन जब वो 2-3 साल हमारे यहाँ बच्चा पढ़ा तो अपने पेरेंट्स को खुद बोलता था, वो उठ के सुबह कि 7 बजे मुझको ब्रेकफास्ट चाहिए ही चाहिए। जो बच्चा 8 बजे नहीं उठता तो 7 बजे उसने उठना स्टार्ट कर दिया। तो संस्कार तो हम बच्चे में इतनी
करते हैं। हमारे स्कूल संस्कारों के लिए ही जाना जाता है। मैं आपको पहले बोल चुका हूँ कि वहाँ की मिट्टी में कुछ प्योरिटी है। और जीडी बिरला जी ने जिन्होंने स्कूल खोला था, गांधी जी के कहने पर, जी उनके कहने पर स्कूल खोला था। तो आप समझ ही सकते हैं कि हमारे स्कूल हिस्ट्री, तो वहाँ संस्कार ही संस्कार है। हम बच्चों को मौका ही नहीं देते हैं किसी चीज़ पे। ठीक है। कुछ बच्चे स्टडी में कमज़ोर होते हैं, तो उनकी पहचान कैसे करते हैं और उसके इम्प्रूवमेंट के लिए क्या करते हैं? हाँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने उठाया। पहले तो एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि बोर्डिंग स्कूल खाली एकेडमिक्स के लिए नहीं जाना जाता है। ये डे स्कूल नहीं है कि भाई बोर्डिंग स्कूल जाना जाता है कि बच्चे की पर्सनालिटी का डेवलपमेंट हो, पूरी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट हो। अब रही आपके दूसरे क्वेश्चन की बात कि बच्चा जो वीक में कमज़ोर होता है, वो पढ़ाई में जो कमज़ोर होता है, उसको हम कैसे डायग्नोज करते हैं? सबसे पहले हम कुछ टेस्ट लेते हैं, 5 नंबर 10 नंबर 15 डायग्नोस्टिक्स टेस्ट उसको बोलते हैं, उसको हम लेते हैं। उसके थ्रू हम पहचानते हैं बच्चे को कि बच्चा कहाँ लैग कर रहा है। और जब बच्चा जब पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट में लैग करता है, उसके बाद हम उसकी रेमेडी स्टार्ट करते हैं। रेमेडी का मतलब होता है इंडिविजुअल टीचर उसको पढ़ाने जाता है। जैसे मान लो कि मैं से सपोज 4 से 5 बच्चे कमज़ोर हैं, जी। तो हम क्या करेंगे, हमें पता लग गया पर्टिकुलर क्लास वाइज, और वो सब्जेक्ट टीचर जो है उनको फिर 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ाता है रोज। और ये हर एक सब्जेक्ट का है, एक का नहीं, हर एक सब्जेक्ट का। उसके थ्रू हम बच्चों का सब्जेक्ट को इम्प्रूव करते हैं। ठीक है। मुझे एक बात बताइए कि आपके स्कूल में ऐसा क्या खास है कि जो बाकी स्कूलों में, ये तो ठीक है जो आपने बताया वो सभी बोर्डिंग स्कूल यही बोलेंगे, फिर भी कोई ऐसा कुछ खास मुझे बताइए कि जो लगे कि हाँ आपके ही स्कूल में मतलब औरों से अलग हो, जो बिल्कुल औरों से अलग है, वो क्या है आपके? देखिए, मैं किसी और बोर्डिंग स्कूल के बारे में बात नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा कंपटीशन, जो हमारा कंपटीशन है, वी हैव टू कम्पीट आवरसेल्फ, टू बी वेरी फ्रैंक। हम दूसरों की बात क्यों करेंगे? अच्छा, रही अब अलग क्या बनाता है? अलग ये बनाता है कि जो पिलानी का नाम है ना, वो इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में है। एजुकेशन नगरी उसको बोला जाता है। अच्छा, इसमें लिखा भी था अभी ना, मैंने देखा था, रैंक लिखी हुई थी जी। अच्छा, ये रैंक राजस्थान में नंबर 1 और इंडिया में नंबर 3। यस। अच्छा। तो मैंने अलग, आप बता रहे कि अलग मेरा बोर्डिंग स्कूल अलग क्यों है, या बिरला जी का जो विद्या निकेतन बिरला पब्लिक स्कूल अलग और स्कूल से क्यों है? मैं औरों की बात नहीं कर रहा, मैं तो अपने स्कूल का कंपटीशन अपने आप ही, मतलब हम अपने आप ही कम्पीट करते हैं हर एक चीज़ को। अब अलग क्यों है? अलग मैंने आपको क्या बताया? सबसे बताया ऑनेस्टी। दूसरा बताया कि पिलानी एक गाँव है, वहाँ पर ना कोई मॉल है, ना कोई पंप एंड शो है, वहाँ पर सिंप्लिसिटी है। मतलब अपने आप से कंपटीशन है, अपने आप से कंपटीशन है, नंबर 1 है, नंबर 1 ही रहेंगे। हम ये सोचते हैं कि अगर आज हमने थोड़ा सा कुछ अच्छा किया, कल को और उससे अच्छा करेंगे, एंड उसके बाद और अच्छा करेंगे, एंड वन डे वी बिकम बेस्ट। डू द लिटिल थिंग गुड टुडे, देन टुमारो, एंड देन टुमारो, एंड देन वन डे विल बिकम बेस्ट। रैंक किस हिसाब से होती है? रैंक एक एजुकेशन वर्ड होता है। अच्छा। एजुकेशन वो मतलब हर एक बोर्डिंग स्कूल का वो डेटा लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये रैंक देते हैं। ठीक है। और आपने जो आपका जो मैं आपसे एक पर्सनल व्यक्तिगत क्वेश्चन है मेरा कि आपकी जो एजुकेशन है, आपकी जो जर्नी, वो कहाँ से शुरू हुई है? हाँ, ये जर्नी मेरी जो है मेरठ से स्टार्ट हुई थी, लेकिन मैंने 12th अपने मुजफ्फरनगर से गांव से पास किया था। मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब में थे, यहीं सीडीए में काम करते थे, अब मेरठ में यहीं पर ही, तो उनका ट्रांसफ़र होता रहता था लगातार। और मेरे मित्र बैठे हैं पवन जी, उनके फादर भी सीडीए में ही थे, तो उनका ट्रांसफ़र होता था। तो 1 साल के बाद मुझे 12th जो है अपने गाँव से करनी पड़ी। कुछ ऐसा मैटर था कि अगर मैं आगरा से करता तो मेरी सिस्टर, फिर 1 साल पापा को रुकना पड़ता। तो मैंने 12th वहाँ से पास करने के बाद, और NS डिग्री कॉलेज से BSc MSc और BEd यहीं से मैंने किया था। यहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई एजुकेशन की। और एक छोटे से स्कूल से, मैं सिकंदराबाद बुलंदशहर के स्कूल से अपनी एक जर्नी स्टार्ट की थी टीचिंग की। और फिर मैं मेरठ आया। मेरठ में, अगर आप जानते होंगे, यहाँ पर गाजियाबाद में 1 साल काम किया, और उसके बाद मेरठ में एक भाई जोगा सिंह पब्लिक स्कूल है, वहाँ पर मैं 2 साल काम किया। उसके बाद मैं 4 साल अम्बाला बोर्डिंग स्कूल में रहा, वन ऑफ द फेमस स्कूल देयर। और उसके बाद 2003 से मैं पिलानी में ही हूँ, और ये मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। और आपको पता है, मैं वहाँ डीन के पद पे जी 4 साल से मैं काम कर रहा हूँ। तो आपने अपना कैरियर एजुकेशन फील्ड में ही क्यों चुना? देखिए, इसमें शुरू से इच्छा थी या मतलब कैसे आए? नहीं, असल में क्या था, जब मैं 12th में गांव में पढ़ रहा था, अपने यहाँ पे गांव में, तो वहाँ पर एक बार हमारे टीचर ने पूछा, वैसे एक सेमिनार था,
तो एक बाहर से एक टीचर आए हुए थे, टीचर ने डीएम आए थे शायद बहुत साल पहले। तो उन्होंने पूछा इंजीनियर कौन बनेगा, डॉक्टर कौन बनेगा, सबने अपने बाल उठाए। तो उन्होंने पूछा टीचर कौन बनेगा, तो हार्डली 5-7 ने हाथ उठाया, उसमें मैं भी था। तो इसी वहाँ से मेरा स्टार्ट हुआ जर्नी वहाँ से। तो बोर्डिंग स्कूल सिस्टम ही क्यों चुना आपने, जब आप तो डे स्कूल में पढ़े ना, मतलब वैसे मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं आपको बताता हूँ। डे स्कूल में पढ़ा और मैं डे स्कूल में करीब 5 साल काम किया। लेकिन डे स्कूल में 5-6 साल काम करने के बाद मेरठ में, जैसे मैंने बताया, भाई जोगा सिंह में मैंने 2 साल पढ़ा है यहाँ पर। जी जी। काम करने के बाद क्या हुआ कि मुझको लगा कि यहाँ पर आप बिजी और बिजी भी नहीं हो। जैसे ट्यूशन पढ़ाना है ना, ट्यूशन में जाना, मैं देखता था बच्चे भाग रहे हैं, हम भाग रहे हैं ट्यूशन के लिए। मैं थोड़ा ज़्यादा नहीं पढ़ाया, थोड़ा बहुत मैं पढ़ाता था जो वो हुआ। हालांकि नहीं पढ़ाना चाहिए था, टू बी वेरी फ्रैंक, लेकिन वो डिमांड थी। पेरेंट्स बोलते थे कि हमारा बच्चा कमज़ोर है जी। तो ट्यूशन में कभी पैसे में देता था, कभी जिसकी इच्छा होती थी वो दे देता था, जिसकी इच्छा नहीं होती थी वो नहीं देता था। वो मतलब एक फ्री, आप उसको सेवा भी बोल सकते हो जैसे। ठीक है। उसके बाद मुझे लगा कि मेरे कुछ हेल्थ का इशू कुछ स्टार्ट हुआ। तो किसी ने मुझे बताया कि भाई देखिए, क्योंकि मैं कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाता था, बिजी है, घर पे आए, सो गए, टीवी देखा, तो फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं कर पाता था। तो इस वजह से मैंने फिजिकल एक्टिविटी, अपनी फिजिकल फिटनेस को इम्प्रूव करने के लिए किसी ने मुझे एक सजेशन दिया। मेरे दोस्त ने, बोर्डिंग स्कूल में थे वो, इसमें दूसरे जो हमारा बोर्डिंग स्कूल है बिल्डा वालों का, वहीं पर, तो उन्होंने सजेशन दिया कि नहीं आप बोर्डिंग स्कूल ज्वाइन कीजिए। तब मैंने ट्राई किया, तब मैं अम्बाला गया, चमन वाटिका, उसके बाद मैं 23 साल से वहाँ पर हूँ। ठीक है, आप ये बताइए कि आप बोर्डिंग स्कूल में डीन हैं और डे स्कूल में आपने स्टडी की है, तो इनमें सबसे बड़ा अंतर क्या दिखाई देता है आपको? बोर्डिंग स्कूल, डे स्कूल में जमीन आसमान का फर्क है। मैंने अभी आपको बताया ना कि वहाँ पर बच्चा जो भी जाएगा, वो बच्चा जो जाता है इंडिपेंडेंट बनने जाता है। वो सब मुझसे, आप मेरा इंटरव्यू जब सुनाएंगे, डे स्कूल वाले भी बोलेंगे बच्चा तो यहाँ भी इंडिपेंडेंट बन सकता है। नहीं, वहाँ पर क्या है कि बच्चा 9-9.5 महीने हमारे पास रहता है। मैं छोटी छोटी सी आपको बात बताता हूँ। बच्चा अपने बेड अपने आप बनाएगा, राइट। वो सुबह को उसको एक अटेंडेंट या सुपरिटेंडेंट उठाने जाएगा, बच्चा उसके बाद उठेगा, राइट। उसके बाद बच्चा कपड़े तैयार अपने आप होगा। उसके बाद बच्चे जो सेल्फ स्टडी अपने आप करेगा। हालांकि टीचर्स गाइड करते हैं, बच्चा सेल्फ स्टडी अपने आप करेगा जी। बच्चे को जो गेम चूज करना है, बच्चा अपने आप चूज करेगा। फिर हम बच्चे को बताते हैं कि इस टॉपिक में तुमको बोलना है, बच्चा अपने आप बोलेगा वहाँ पर। और जब कहेंगे कि इस कॉम्पिटिशन तुम्हें पार्टिसिपेट करना है, और हम एक ग्रुप बना के बोल दें कि तुम्हें डांस करना, बच्चा अपने आप डांस करना स्टार्ट कर देता है। तो वहाँ पर क्या है, तो इंडिपेंडेंस, संस्कार, फिजिकल फिटनेस, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आज की तारीख में क्या है, कम्युनिकेशन। ये सब हम वहाँ देते हैं बच्चे को। अच्छा, एक बात पूछनी थी मुझे आपसे कि जो सबसे बड़ा पेरेंट्स के लिए जो होता है कि बच्चे की सेफ्टी, उसकी हेल्थ और ओवरऑल केयरिंग, तो ये सब आप कैसे मैनेज करते हो? देखिए, जो आपने जो हेल्थ की बात की है ना, लाइफ में 2 सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि पेरेंट्स भी बैठे हैं। सबसे भी इम्पोर्टेंट चीज सेफ्टी है, नहीं, बोर्डिंग स्कूल में पहले सुनिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ 2 है सबसे पहले लाइफ में। सेफ्टी का भी मैं आपको बताऊंगा। सेफ्टी में क्या 2 इम्पोर्टेंट चीज़ क्या हम लोगों के लिए, सबके लिए, कोई मेरी अगर आप वो करेंगे, कोई मेरी वो सुनेगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? नंबर 1 हेल्थ। आप हेल्थ पे इन्वेस्ट कीजिए, आपका टाइम कोई भी काम करने का अपने आप बढ़ जाएगा, चाहे एकेडमिक्स हो, चाहे कोई क्यों ना हो। ये तो हेल्थ के बारे में बात है। जो आप सेफ्टी की बात कर रहे हैं, सेफ्टी का आप किस बारे में बात करें? बच्चे की सेफ्टी के बारे में किस बारे में बात कर रहे हैं? मैंने आपको बताया हमारे यहाँ कोई बिना, एक तो चारों तरफ हमारे यहाँ कैमरे लगे हुए हैं, हॉस्टल में कैमरे हैं, क्लासरूम में भी कैमरे हैं, ग्राउंड में भी कैमरे हैं। एक तो सेफ्टी है। दूसरी बात ये, चारों तरफ हमारे गार्ड रहते हैं दीवारों पर, जो हमारा बाउंड्री है उस तरफ चारों तरफ गार्ड रहते हैं। तीसरा ये, एक हॉस्टल में, एक हाउस है, सपोज एक हॉस्टल जिसमें बच्चे रहते हैं, एक हाउस है, उसमें इमीडिएट एक हाउस मास्टर रहेगा, एक असिस्टेंट हाउस मास्टर रहेगा, एक सुपरिटेंडेंट रहेगा, एक अटेंडेंट रहेगा, और छोटे बच्चों के लिए मैट्रन। तो 5 लोग एकदम इमीडिएट वहाँ पर अवेलेबल हैं। अच्छा, ये बताइए कि आप इंडिविजुअल बच्चों का कैसे ध्यान रखते हैं स्कूल में? देखिए विनीत जी, कुल मिला के बात यह, नितिन जी, बात यह है कि बच्चा 9 महीने से ज़्यादा हम लोगों के पास रहता है। अब जो बच्चा 9 महीने से ज़्यादा हमारे पास रहता है, तो पेरेंट्स को तो हम नहीं कहेंगे कि आपका बच्चा ये कर रहा है, वो कर रहा है, शैतानी कर रहा है।
तो वो उसका बच्चे का ध्यान रखना तो हमारी जिम्मेदारी है। तो उसके बारे में आपको बता देता हूँ कि हमारे यहाँ जैसे मैंने बताया हाउस मास्टर हैं, असिस्टेंट हाउस मास्टर हैं, सुपरिटेंडेंट हैं, मैट्रन हैं, ये तो हैं। लेकिन हम हर एक बोर्डिंग स्कूल में सिस्टम होता होगा, वो होता है मेंटोर सिस्टम। मेंटोर सिस्टम का मतलब ये होता है कि हम एक टीचर को 7 से 8 बच्चे दे देते हैं, और ये बोर्डिंग स्कूल का कंपलसरी पार्ट है, हर एक टीचर्स को बोर्डिंग स्कूल में करीब करना होता है। तो वो टीचर जो है उन बच्चों से वीकली मिलता है जी, और हर एक बच्चे से मिलता है, और हर एक बच्चे को अपने पास बैठाता है। उसके कुछ प्रॉब्लम होती है, कोई इश्यूज़ होते हैं, इमोशनल इश्यूज़, वो सब इंडिविजुअल उनके बारे में टीचर लिखता रहता है। और उसको लिखने के बाद जो है, जब हमें लगता है कि बच्चा इमोशनली काफ़ी सपोज कमज़ोर है, जो भी है ना, या एकेडमिक्स में पिछड़ रहा है, कुछ बच्चों का आपने देखा होगा कि क्लास में वो और बच्चों से मैच नहीं कर पाता, लिखने में स्लो लिखता है ना। तो सब चीज़ वो टीचर लिखता रहेगा, उसकी फैमिली प्रॉब्लम भी लिखेगा, उसको कोई मान लो जो बच्चा कोई टीज़ करता है, थोड़ा छोटे बच्चे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, तो सब चीज़ वो मेंटेन करता रहता है, और उसके बाद वो उस पर काम करता है। जब हमें लगता है कि वो काम नहीं कर पा रहा, उस पर सपोज वो संभलने में नहीं आ रहा, तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास 4 से 5 काउंसलर हैं हमारे स्कूल में, और फिर स्पेशल एजुकेटर हैं जो उस पर ध्यान देते हैं। मैं आपको अभी लेटेस्ट एक एग्जांपल पे कहना चाहूँगा आपके सामने। अप्रैल में क्लास 11 का बच्चा है, नाम तो मैं नहीं लूँगा, अप्रैल इन द मंथ ऑफ अप्रैल। तो मुझे हाउस मास्टर ने फ़ोन किया वहाँ से कि सर जल्दी आइए। तो मैं गया वहाँ पर। जब मैं वहाँ पर गया उसके पास, तो बच्चे से मैंने बात की, तो उसने मुझे बताया कि मुझे सोसाइटल थॉट आते हैं। बच्चे ने मुझे बताया। मैं करीब 1 घंटा उसके पास रहा। 1 घंटा बैठने के बाद जो है, मैंने उसकी सारी प्रॉब्लम सुनी, उसकी बैकग्राउंड, उसकी घर का, और मैंने कहा ये बच्चा इमोशनली वीक हो सकता है। उसको पढ़ाई की 10th क्लास के रिजल्ट की भी उसकी चिंता थी उसको। मैंने क्या किया उसके साथ, एज ए डीन मैं बता रहा हूँ, हमारे स्पोर्ट्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। एज ए डीन मैंने उसको ग्राउंड में बुलाया, और करीब 15 दिन में उसके साथ रनिंग करता रहा। उस बच्चे के साथ 15 दिन रनिंग करा, ग्राउंड में दौड़ा। ग्राउंड में दौड़ते दौड़ते ही एक्सरसाइज करते करते मैं उससे बात करता रहा, और सारी उसकी प्रॉब्लम मैंने सुनी। और उसके बाद 15 दिन में वो बच्चा इतना दीवाना हो गया, इतना वो हो चुका कि अब वो बच्चा वहाँ पर वेल सेटल है। और क्या कहते हैं, उसका कंडक्ट देखो, उसका बिहेवियर देखो, उसके वे ऑफ टॉकिंग देखो, उसकी पर्सनैलिटी देखो, क्लास पर्सनैलिटी। अब मैं इसके कैमरे के सामने नहीं बताऊँगा कौन बच्चा है। तो ऐसे लोग हम बच्चों का इंडिविजुअल ध्यान रखते हैं। ठीक है। आपने भी बताया था छोटे बच्चे भी हैं, बड़े बच्चे भी। किस एज तक के बच्चे आप लेते हैं? देखिए मैं आपको बताता हूँ कि हमने कोविड के बाद जो है क्लास 3rd को 4th को ख़त्म कर दिया था, मतलब बंद कर दिया था। जो छोटे बच्चे थे, पेरेंट्स की वो थी, लेकिन इस साल हमने फिर क्लास 3rd 4th को स्टार्ट कर दिया। अच्छा। तो वो क्लास 3rd से हमारे यहाँ बच्चे का एडमिशन है, और 12th तक उन बच्चों का एडमिशन हमारे पास चलता रहेगा। क्लास 3rd से हमने फिर स्टार्ट किया। थोड़ा फीस स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे? देखिए फीस स्ट्रक्चर की जहाँ तक बात है, मैं आपको बता देता हूँ। मैं इसमें तो ओपन नहीं करूँगा आपको, लेकिन ये है कि जिसकी मतलब मैं वैसे डर के बात कर रहा हूँ भाई, किसी की अगर मतलब कैपेसिटी है अपने बच्चे को बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाने की, तो मुझे लगता है कि अगर बच्चे संस्कार चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है एटिकेट मैनर्स, और दूसरा मैंने बोला हेल्थ एंड टाइम, वेरी इंपॉर्टेंट टू एवरी स्कूल। तो अगर कोई पढ़ा सकता है तो मेरा मानना है, मैं ये नहीं कह रहा कि डे स्कूल में पढ़े, नहीं, आपकी इच्छा है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि बच्चे को आपकी अगर सामर्थ्य कैपेसिटी है पैसा देने की, तो आप पढ़ाइए। और ये फ़ीस की बात, आप जहाँ तक फ़ीस की बात बता रहे हैं, तो आप मान के चलिए 3rd से लेकर 8th क्लास तक जो कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, उनको कर देना चाहिए। फीस तो मैं ऊपर नहीं करूँगा, वो इंडिविजुअली मेरे से बात कर ले, मैं उनको बताऊँगा। अच्छा ये बताइए, आप मेरठ में हैं यहाँ पर, आप मेरठ के जो पेरेंट्स हैं और स्टूडेंट्स हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए मैं उनको संदेश देना चाहूँगा कि मैं पहली बार अपना इंटरव्यू दे रहा हूँ, और आप भी, मैं इस वजह से दे रहा हूँ कि आप मुझको मिले थे, और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपसे बात करूँ। आपका बिहेवियर मुझे अच्छा लगा, तो इसलिए मैंने आपसे बात की। और मेरठ को मैं संदेश देना चाहूँगा, मेरठ और आसपास के बच्चों को, कि यहाँ से आप आइएगा। बहुत बच्चे मतलब यहाँ से पढ़ के जा चुके हैं, और आपका मेरठ के जो सबसे फेमस डॉक्टर हैं, डॉक्टर तनुराज सिरोही, आप भी जानते होंगे,
फिजिशियन है। हाँ मैं जानता हूँ। बाकी तो आप उनसे बात कर लीजिए, वो भी वहीं से पढ़े हुए हैं। अभी वो लेटेस्ट जो है एनुअल डे पे वहीं पर मेरे मिले थे, मेरे दोस्त भी हैं और स्टूडेंट भी वहाँ के हैं। और संदेश में देना चाहूँगा, मैं हर एक का तो नहीं कहता कि भाई, लेकिन सामर्थ्य के हिसाब से आप अपने बच्चों को बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाइए, विद्या निकेतन बिरला पब्लिक स्कूल में। और हाँ, मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि हर एक का एडमिशन, लेकिन हाँ जितना हेल्प होगी, जितना कर सकते हैं उतना मैं पक्का उनकी करना चाहूँगा कि आप आइए और आई बी अवेलेबल फॉर यू। और अधिकतर वेस्टर्न यूपी के जो बच्चे हैं, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और इधर शामली और बुढ़ाना, आपको मैं 2 चीज़ बता देता हूँ, क्योंकि मेरा गांव मुजफ्फरनगर में कस्बा चरथावल और मेरठ में पिछले 40 साल से रह रहा हूँ, तो मेरे दोनों रिलेशन है, मेरठ एंड मुजफ्फरनगर। तो इधर के बच्चे जो भी पेरेंट्स होते हैं, मेरी वेबसाइट देख के वो मेरा नाम देखते हैं, सोचते हैं कि एस एम त्यागी वेस्टर्न यूपी से होंगे। दूसरे हमारे ऋग्वेद जी भी मेरे साथ हैं, उनको बारे में वो सहारनपुर से हैं, तो उनके सोचते हैं कि ये सहारनपुर से होंगे और हैं ही सहारनपुर, और वेबसाइट देख के, नाम देख के वो हमसे कांटेक्ट करते हैं। तो जितनी मेरी हेल्प हो सकती है मैं उतनी उनकी हेल्प करता हूँ। त्यागी जी, आपने हमें बहुत कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम ये उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आपकी जितनी भी महत्वपूर्ण बातें आपने बताई हैं, उससे जो पेरेंट्स हैं और जो स्टूडेंट्स हैं उनको जरूर हेल्प मिलेगी। धन्यवाद।